मित्रों, ईसु का ये 2014 का साल समाप्त होकर हम 2015 के साल में प्रवेश करेंगे। 2014 का साल भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, इसके इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला साल। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 2014 का साल ये विजय वर्ष, क्योंकि जनसंघ की जब से हमने स्थापना की तब से ये 2014 तक 3 पीढ़ी, राजनीतिक पीढ़ी निकल गई। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का एक ही स्वप्न था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बने, और वो 2014 में। पहले अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, मगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अन्य दलों के समर्थन से हमारी सरकार चल रही है। ये 2014 का साल ऐसा है जिसमें हमारा एक कार्यकर्ता, नाम श्री नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बना है और देश को अच्छी तरह से एक दिशा निर्देश दे। और इसलिए ये 2014 का साल हम लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक विजय वर्ष के रूप में जाने जाना वाला है। और इसके बाद भी मोदी जी की शपथ के बाद 4 चुनाव आए, महाराष्ट्र का आया, हरियाणा का आया। ये दोनों राज्य ऐसे थे जहां कभी भी आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बैठा था। आज दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा। उसके बाद में झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव आए। झारखंड के अंदर भी पहली बार 2000 से झारखंड की रचना हुई। 2000 से लेकर 2014 तक पहली बार पूर्ण बहुमत की किसी पार्टी की सरकार बनी है, और वो मुझे कहते हुए आनंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे कड़ा मकाम हम लोगों के लिए था तो जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी हम 12 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, और आज जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा 25 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर। जम्मू कश्मीर में एक विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति के कारण हमारी सरकार तो नहीं बनी, मगर परिणाम ऐसे आए हैं कि हमारे बगैर भी सरकार नहीं बन सकती। वो बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और उसके बाद अब ये दिल्ली का चुनाव है। क्या करेंगे आप दिल्ली में? पक्का? मित्रों, इस लड़ाई को आप हल्के से मत लीजिए। लड़ाई जीतने के कई कारण हैं। देश में अच्छा माहौल है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकृति भी है और लोकप्रियता भी है। सरकार ने जिस तरह से 7 महीने काम किया है, यूपीए सरकार की जो प्रताड़नाएं थी लोगों के लिए, वो सबको एक कर निरस्त कर सरकार जन भावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। कई मामले हैं, दिल्ली में हमारा कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, जीतेगी। मगर मैं कहने आया हूं आपको कि दिल्ली हम किस तरह से जीतना चाहते हैं। ये हमारी एक अलग प्रकार की परीक्षा है, मान लीजिए हमारा एक एग्जामिनेशन है। मोदी जी का नेतृत्व आज देश भर में स्वीकृत है, हमें कोई भी चुनाव जिता सकता है। भारतीय जनता पार्टी आज देश की बड़ी पार्टी बनी है। हमारी विचारधारा की न केवल स्वीकृति हुई है, उसका सम्मान भी हुआ है। इसके आधार पर भी हम चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी की सरकार 7 महीने के अंदर बिल्कुल लोकाभिमुख एडमिनिस्ट्रेशन देकर
देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, इसके आधार पर भी चुनाव जीत सकती। मगर मैं आज आप सबसे बात करने आया हूं, ये कोई चीज के आधार पर हमें चुनाव नहीं जीतना है। भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। ये संगठन के आधार पर चुनाव, ये व्यवस्था चुनावी राजनीति में, चुनाव के रणनीति में और चुनाव के इतिहास में कोई नई व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत छोटी उम्र से इस चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैंने कई चुनाव देखे, कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव लड़े भी हैं। मगर ये चुनाव हम एक अलग तरीके से मित्रों लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने रामलाल जी को निवेदन किया था कि 7 विधानसभा में सभी बूथ अध्यक्षों से मैं खुद बात करना चाहता हूं। मित्रों, ये परंपरा हमने बनाई। भारत की राजनीति के अंदर लोगों के बीच में जाने की, लोक संपर्क की परंपरा हमने बनाई थी। लोक संपर्क कर लोगों की समस्याओं को जानना और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और लोक प्रतिनिधि के आधार पर इस जानी हुई समस्याओं को सरकार में पहुंचाना और योजना बनाकर उसका जवाब लेकर फिर से लोगों के पास जाना। ये सर्कल भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता है। मगर कई साल से हम अपनी ये जो सबसे बड़ी, एक जिसको कहते हैं कि हमारी एक सबसे बड़ी चुनाव जीतने की कुंजी थी, उसकी हमारी विस्मृति हो गई। और चारों चुनाव जीतते जीतते जब दिल्ली में पड़ाव आया है, दिल्ली का संगठन भारत का सबसे पुराना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पुराना संगठन। मैं अभी अटल जी समग्र देख रहा था। अटल जी का एक भाषण है कि इंदिरा जी, पूरे देश पर तो आपका राज है, मगर आपकी सरकार पर हमारा राज है। ऐसा भाषण अटल जी का। कितना पुराना काम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का है। और आज मैं कहने आया हूं कि हम सब ने एक संकल्प करना है कि दिल्ली का चुनाव इस संगठन के आधार पर जीतना है, पेज प्रमुख के आधार पर जीतना है, बूथ अध्यक्ष के आधार पर जीतना है। मोदी जी आएंगे, सभाएं करेंगे, किरण जी भी अब आ गई है, वो रोड शो करेगी, सभाएं करेगी, लोगों को जो बात करनी है वो करेगी। मगर मेरा और आपका काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है कि लोक संपर्क कर एक नई मैकेनिज्म बनाकर चुनाव को जीतना, वो मैकेनिज्म को स्थायित्व देना और आने वाले 25 साल तक दिल्ली के अंदर एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई न जीत सके, ऐसा एक संगठन। और इसीलिए ये आपसे मजबूरी करा दी जा रही है। आपको बहुत परेशान किया जा रहा है। हो रहे ना परेशान? पक्का आनंद आता है? देखिए मित्रों, चुनाव जीतने के 2 तरीके, जनता की कृपा से चुनाव जीतना और किस्मत के आधार पर चुनाव जीतना, और विजय के विश्वास के साथ एक विजयी सैन्य की तरह आगे बढ़कर चुनाव जीतना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ एक विजयी सैन्य बनकर दिल्ली में फैल जाए और चुनाव जीते, उस तरह से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। और इसीलिए ये बूथ अध्यक्ष और पन्ना अध्यक्ष के पीछे हम लगे, सारे बूथ अध्यक्ष बना दिए, उसके नाम और टेलीफोन नंबर भी हमारे पास आ गए, और बाद में मतदाता सूची के पन्ने के अध्यक्ष भी बना दिए। अब चुनाव तक हमें कुछ नहीं करना है, सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, उसको हम सफल करेंगे, क्योंकि हम घर पे बैठ ही नहीं सकते, कार्यकर्ता है। मगर चुनाव जीतने का हमारा तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो बूथ इंचार्ज है, वो बूथ इंचार्ज अपने हाथ के नीचे जो 10 या 12 पन्ना प्रमुख है, उनके संपर्क में रहेगा। और पन्ना प्रमुख को ज्यादा काम नहीं करना है। मतदान के दिन तक, अगले दिन तक सिर्फ
3 घंटे भारतीय जनता पार्टी को देना है। आपने भी 3 घंटे देना है, आपके नीचे जो पन्ना प्रमुख है उसने भी 3 घंटे देना है। कर सकते हैं इतना? पक्का? तो आपने 3 घंटे देना है आपके पन्ना प्रमुखों का संपर्क करने के साथ और हर रोज एक एक पन्ना प्रमुख के साथ उसके पन्ने के मतदाताओं को मिलने के लिए। और पन्ना प्रमुख ने 3 घंटा लगाना है कि उसके पास 30 से ज्यादा परिवार नहीं है। आप देखिएगा जो सूची बनी है, आपके पास भी एक कॉपी रखी है ना, आपने रखी है, तो इसके अंदर देखिएगा एक पन्ना प्रमुख के पास 30 से ज्यादा परिवार नहीं है। आप मुझे बताइए 3 घंटे में 30 परिवार को हम राम राम सत श्री अकाल करते करते मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। इसमें से किसी 2 या 3 के वहां चाय पीना है। भाई चुनाव के दिन कहां हो, कोई कार्यक्रम तो नहीं बन गया है ना? मतदान तो हो जाएगा समय पर, 12 बजे के पहले मतदान करना है। थोड़ी दोस्ती, थोड़ा ग्रीसिंग, रिश्ते, ये अगर हम चुनाव तक कर लेते हैं, आज से ही शुरू कर दें, तो मैं मानता हूं चुनाव के दिन आपको कुछ नहीं करना है। सुबह 7:30 बजे से इस 30 घर की जो 30 फैमिली है उसकी डोरबेल बजाकर उसको मतदान मथक तक पहुंचाना है। कर सकते या नहीं कर सकते? एक भी कार्यकर्ता जब तक अपने पन्ना प्रमुख जो है उसके पन्ने का वोटिंग न हो जाए तब तक टेबल पर भी नहीं आएगा, मतदान मथक पर भी नहीं जाएगा। हमें वहां जमघट नहीं चाहिए। मतदान मथक के बाद टेबल है, वहां जमघट, वहां एक भी कार्यकर्ता नहीं है तो चलेगा। कार्यकर्ता आपको जो कॉलोनी आवंटित की है, जो 25 या 30 फैमिली आवंटित किए गए हैं, उसी के अंदर रहेगा और उसी के मतदान की व्यवस्था कराएगा। हो सकता है नहीं हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बार इस योजना को सफल कर दीजिए। आने वाले दिनों तक आपको चुनाव जिताने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बल पर कार्यकर्ता चुनाव को जीत कर बाहर। और मित्रों, बड़ी आज से मैंने दिल्ली में ये प्रयोग किया। ये प्रयोग मैंने मेरी कंस्टिट्यूएंसी में किया। मैं 5 बार चुनाव जीता हूं। मैं कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चुनाव में जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता। आपको आश्चर्य लगेगा, पर्चा डालकर सीधा काउंटिंग के दिन ही जाता हूं आभार व्यक्त करने के लिए। मगर मेरा मार्जिन असेंबली के अंदर 2,65,000 का है। 2,65,000। और वो इसलिए है क्योंकि मेरे पन्ना प्रमुख को मेरी जरूरत ही नहीं है, वो ही चुनाव लड़ते हैं। माननीय अडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी मैंने इस तरह से तैयार किया है। वहां की भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की और इसके कारण गुजरात में बार बार विजय होती है। बाकी सब कारण होते हैं, नेतृत्व का एक करिश्मा होता है, नेतृत्व के प्रति श्रद्धा होती है, सरकार के अच्छे काम होते हैं, सरकार की अच्छी योजनाएं होती है। मगर वो सबको एनकेस करने वाली मशीनरी अगर पन्ना प्रमुख की ठीक हो जाती है तो अंततोगत्वा विजय श्री को हमारे पास आने के अलावे और कोई चारा नहीं रह सकता। और इसलिए मैं इतने भार से आप लोगों को बार बार एक बात कह रहा हूं कि मित्रों, इस बार हमने इस चुनाव को एक एक्सपेरिमेंट के नाते दिल्ली में लेना है। अगर दिल्ली में हुआ तो हम इसके आधार पर बिहार भी लड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? चाहते हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में चाहते हैं तो दिल्ली का चुनाव पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के आधार पर लड़कर दिखा दीजिए। हम निश्चित बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 185 से ज्यादा सीटें आएगी, कोई नहीं रोकेगा। हमारी विजय यात्रा का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारी विजय यात्रा जो दिल्ली की सरकार मतलब केंद्र सरकार से होकर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू होकर यहां आई है, उसके बाद में बिहार जाना है। और बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण और बदलाव लाने वाला चुनाव सिद्ध हो। एक चुनौती दी है।
सो कॉल्ड जनता दल, जनता परिवार इकट्ठा हुआ है। ये जनता परिवार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान नहीं है, क्योंकि इसमें से जनता निकल गई है, सिर्फ परिवार रह गया है। मगर एक हवा खड़ा किया है। और मैं मानता हूं कि मोदी जी के विकास का एजेंडा अगर सबसे ज्यादा कहीं पर अप्लाई होता है, सबसे ज्यादा मतदाताओं को आकर्षित करता है और सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में जरूर है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों को अच्छा शासन देने वाली, एक कल्याण राज्य देने वाली, एक वेलफेयर स्टेट देने वाली सरकार बनाने का काम करना है। मगर उसके बीच में दिल्ली आता है। जीतते 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 अगर दिल्ली की जीत थोड़ी कम भी हुई, सरकार तो बनेगी, मगर अगर कम भी हुई तो मान लेना आप सब, इसका रिपल्केशन बिहार में पड़ने वाला है। मगर मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, उस पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप देख लेना, जिस दिन मतपेटी खुले, काउंटिंग हो, देख लेना दिल्ली के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। क्योंकि मित्रों, झूठ के पैर नहीं होते। जो लोग झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ 50 साल से एक विचारधारा और एक सिद्धांत के आधार पर, हमने दीनदयाल जी थे तब कहा था हर के खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये नीति लेकर हम चले थे। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी है, दीनदयाल जी से मोदी जी का सफर समाप्त होने के बाद भी आज हम रोजगारी और कृषि और उद्योग के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा एजेंडा शुरू से वही था। मीडिया ने हमें कहीं भटकाया। मित्रों, इस सरकार ने 7 महीने के अंदर इतने काम किए हैं कि वो काम का रिपीटेशन तो मैं यहां करना नहीं चाहता। मगर एक बात दिल्ली की जनता के पास जब आप जाइए तब जरूर कहिएगा कि 10 साल के यूपीए के शासन में, यूपीए की जब शासन आया तब सोनिया जी और मनमोहन जी ने उनका एजेंडा लोगों के सामने रखा था। मुझे ठीक से वो दृश्य याद है। और उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर हम महंगाई को समाप्त कर देंगे। और 100 दिन तो गए, 10 साल गए, महंगाई समाप्त नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम महंगाई को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमने कोई दिनों की समय मर्यादा नहीं डाली थी। फिर भी आज 7 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और थोक महंगाई का जो सूचकांक 6 से लेकर 7.5% पर रहा करता था, वो आज 0 से 1.5% के बीच में रहता है। देश के हर परिवार, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का होगा, उसको 1500 से 4500 रुपए का उसका बजट कम करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। जन धन योजना के तहत देश के 60% से ज्यादा गरीब लोग, जिनके परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, इनकी कोई सूद नहीं लेता था। गरीबों के नाम पर 3-3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस आजादी के 67 साल के बाद भी उनको एक बैंक अकाउंट नहीं दे पाई थी। वो कांग्रेस को हमने करारा जवाब दिया है। 7 महीने के अंदर 10 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट और बीमे का फायदा देकर उनको अर्थतंत्र के दायरे के अंदर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, बेरोजगारी से बड़ी समस्या इस देश में नहीं। हमने कहा था हम बेरोजगारी को एड्रेस करेंगे। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया का नारा दिया और सितंबर के अंदर ही मेक इन इंडिया की योजना बनकर उस पर काम शुरू होगा। मेक इन इंडिया अगर सफल होता है, सफल होने की दिशा में है, मुझे विश्वास है सफल ही होने वाला है, तो हजारों करोड़ों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है। ये बेकारों की फौज बनाने वाली कांग्रेस कभी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया था। हमने
स्किल डेवलपमेंट का एक नया डिपार्टमेंट खुला है। एक फुल टाइम मंत्री, एक फुल टाइम सचिव भारत सरकार में दिया है और स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया के आधार पर हम इस देश की बेकारी को एड्रेस करना चाहते हैं। मित्रों, कई सारे काम जिसको मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाऊं तो भी टाइम समाप्त हो जाएगा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। आपके पास पर्चा भी आएगा, आप दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, आप जानते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से ये सरकार चलाई है मित्रों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमें जरा भी डर के बगैर सर ऊंचा कर लोगों के बीच में जाने की अनुकूलता नरेंद्र मोदी ने की है कि हमने जो कहा था वो हमने किया था। इस देश को अराजकता से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। एक अविश्वास का वातावरण था, निराशा थी, हताशा थी। लोग इस तरह से सोचते थे कि इस देश का क्या होगा। युवा ऐसे सोचता था कि मेरा क्या होगा। परिवार गरीब सोचता था कि मेरे दिन कैसे कटेंगे। ये सभी चीजों को दूर कर एक हकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है और मोदी जी ने सबके दिल में श्रद्धा और आशा का संचार किया है और काम के आधार पर किया है। काले धन का सवाल हो, उस पर भी हमने SIT बनाई है और बाकी का काम भी उस पर शुरू किया है। आदर्श ग्राम को, किसानों को WTO के माध्यम से जो प्रताड़ना होती थी सपोर्ट प्राइस पर, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़े हैं। विदेश नीति में भी काफी बड़ा परिवर्तन आया। आप सब टीवी देखने वाले लोग हैं, मगर मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता। ये सरकार का काम है, उसकी बुकलेट आपको मिलेगी और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद आई हुई कोई भी सरकार जिसने 5 साल में नहीं किया होगा इतना, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 7 महीने में काम किया है। मित्रों, हम गौरव के साथ और सामने किससे है? कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती और एक और आप पार्टी है। आप पार्टी, काफी लोग सामने हंस रहे, आप पार्टी को। अरे भैया, फिर भी लड़ाई में सामने है, उनको समझना पड़ेगा। देखिए, जो इन लोगों में हर रोज एक झूठ बोलने की क्षमता हो, उनका भी एक असर होता है या नहीं होता है? उनको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तब उनकी पूरी MLA की फौज शपथ लेने के लिए मेट्रो से गई थी। याद है आपको? याद है या नहीं है? अब कभी मेट्रो में देखा है अरविंद को? अरविंद जी को मेट्रो में देखा है आपने? ये बात लोगों को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? इन्होंने कहा था मैं ना भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लूंगा ना कांग्रेस का सपोर्ट लूंगा। कहा था, हमने तो दिया नहीं सपोर्ट, मगर कांग्रेस ने दिया, वो लेकर सीधे कुर्सी को चिपक गए। बैठ गए था, नहीं बैठ गए थे? लोगों को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? जब वो चुनाव लड़ने के लिए निकले तो एक नीले रंग की एक वैगनर थी, याद है? आज कौन सी गाड़ी है भैया? है? परिवर्तन दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। राजनीति के अंदर सुचिता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल दुबई के अंदर फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं। दुबई के अंदर चलो भाई, दुबई तो छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमना शुरू कर दिया है। आम आदमी एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर दुबई में पैसा इकट्ठे करने जाता है। मोदी जी के राज में आम आदमी की भी काफी प्रगति हो गई है। हुई या नहीं हुई है? मित्रों, इन्होंने कहा था कि व्यापारियों पर एक भी रेड नहीं हो। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। 151 रेड, दिन की 3 रेड उनके समय में दिल्ली के व्यापारियों पर पड़ी है, जो सर्वाधिक है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा था कि मेरे समय के अंदर
5665 करोड़ रुपए का टैक्स एक भी रेड नहीं डाली और कलेक्ट हुआ है। सुना है ना आपने? रेड तो 151 डाली, मगर 5665 करोड़ का टैक्स उनके समय में कलेक्ट नहीं हुआ। उनके समय में सिर्फ 2033 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ है और 3632 करोड़ का टैक्स उसके बाद के 150 दिन में इकट्ठा हुआ है। आप बताइए, इस बातों को लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? काशी गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, मोदी जी के सामने लड़ाई लड़ने के लिए। वहां कुछ युवाओं ने उनको घेर लिया कि भैया आप काशी रहेंगे या दिल्ली रहेंगे बताइए। तो उन्होंने कह दिया मैं कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता। अब क्या हो गया? फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब बातें हमें लोगों को याद करानी पड़ेगी मित्रों। वो कहते थे कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शीला दीक्षित ने बहुत बड़ा करप्शन किया है। हम भी कहते हैं और इतना बड़ा थोथा दिखा देते हैं। इतने बड़े कितने पेज थे? सरदार आरपी को ठीक याद है, 340 पेज का एक पुस्तक दिखाते थे और कहते थे हम आते ही शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। सुना है या नहीं सुना है आपने? सुना है ना? मगर कांग्रेस का समर्थन ले लिया। शीला जी पर एफआईआर कैसे करते? करी क्या? दिल्ली की जनता को कहिए, एक एक चीज का जवाब केजरीवाल से मांगे। ये देश की राजनीति झूठ के आधार पर नहीं चल सकती। ये देश की राजनीति जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं चल सकती। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मोदी जी ने कॉन्क्रीट काम करके दिखाया है। लोगों की अपेक्षा है आपकी विचारधारा की बात करो, आपके विकास के एजेंडे की बात करो और उस पर चलो। ये बात हमने लोगों को जाकर बतानी पड़ेगी और केजरीवाल जी को जब दिल्ली की जनता ये पूछेगी तब याद रखना मुझे वो हर बार की तरह यहां से भी भाग जाएंगे, यहां से भी भाग जाएंगे। मित्रों, उन्होंने कहा था कि मैं लोक दरबार करूंगा। कहा था या नहीं कहा था बताइए? कहा था ना? लोक दरबार कर सरकार की नीतियां मेरे सामने आने वाले लोग तय करेंगे। कहा था, एक लोक दरबार करा, भागकर छत पर चढ़ गए और बाद में दूसरा हुआ ही। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने मोहल्ला समितियों की बात करी थी, क्या हुआ है दिल्ली विधानसभा में? नई दिल्ली विधानसभा में कौन से लोगों को भरोसे में लिया गया? सिर्फ झूठ के पुलिंदे के आधार पर एक त्वरित आकर्षण खड़ा कर चुनाव जीतना। ये बात आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि वो एक्सपोज हो गए। वो कहते थे कि हम कॉर्पोरेट घरानों से चंदा नहीं लेंगे। कहा था या नहीं कहा था बताइए? कहा था ना? आज मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं चुनाव की सूचिता में मानने वाला व्यक्ति हूं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों से चंदा लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा था कि बिजली के दाम आधे कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? बाद में वो सीधे 400 यूनिट पर आ गए और जहां फ्लैट होते हैं वहां तो कॉमन मीटर होता था, वहां तो मिले भी नहीं। उन्होंने कहा था कि पानी हम 700 लीटर मुफ्त देंगे। कहा था या नहीं कहा था? उसमें मीटर भी डाल दिया और कॉलोनी के जो कॉमन वाटर मीटर है वहां तो पानी भी मुफ्त में नहीं दिया। मित्रों, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने इनको पूछनी है, जनता के पास जाना है और उनको एक्सपोज करना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के बूथ इंचार्ज का है। ये फौज घर घर जाकर ये सब झूठी बातों को जनता के सामने रखेगी। आप मेरी बात याद रखना कि कमल के अलावे जनता को किसी चीज में भरोसा नहीं रहेगा। इन्होंने कहा था ये जो टेम्पररी काम करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, उनको परमानेंट करेंगे। कहा था या नहीं कहा था? कहा था? किया क्या? इन्होंने किया था अनऑथराइज कॉलोनी को हम लीगलाइज करेंगे। कहा था? कुछ किया? झुग्गी झोपड़ियों के लिए करने का कहा था या नहीं कहा था? कुछ किया?
कुछ नहीं किया है? नहीं, हम मीनाक्षी जी कहती है हमने ये सब किया है। भाई हमने कहा वो तो कहना ही नहीं चाहता, वो तो जनता जानेगी और मालूम पड़ जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं, एक बार इनको घर पे जाके आप बता दीजिए, अपना काम समाप्त हो जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कोई भी रणनीति लेकर सामने चुनाव लड़ने आए, उसके अनुरूप रणनीति बनाकर चुनाव जीतने का कौवत रखते हैं और इस बार हमें यह दिखाना। इसलिए मैंने सब बूथ इंचार्जों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। मित्रों, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक पूरे देश को 125 करोड़ लोगों को एक नई विश्वास पैदा हुआ है, नई श्रद्धा पैदा खड़ी हुई है और दुनिया भर के अंदर जो हिंदुस्तान की विकास के थियोरी को सब भूल गए थे, दुनिया भर के अंदर 7 महीने के अंदर, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रह्मदेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे जावा हो, हर जगह पे, जापान हो, मोदी जी गए हैं और हर जगह पे जो स्वागत हुआ है वो दिखाता है कि 7 महीने के अंदर दुनिया में देश को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने का मिशन काफी हद तक मोदी जी ने समाप्त किया है। और मित्रों, जब मोदी जी यूएन में और अमेरिका के स्टेडियम के अंदर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण देते हैं और हजारों लोग आकर उनको हिंदी में सुनते हैं, तो देश का हर नागरिक अपनी राष्ट्रभाषा के गौरव से गौरवान्वित होता है और मोदी जी के साथ अपने आप। मित्रों, इस चुनाव को आप किसी को एमएलए बनाने का चुनाव मत समझिए। इस चुनाव को किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव मत समझिए। ये चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के साथ जुड़े। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन देश के अंदर हो, इसकी नींव डालने का चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़िए। और अब जब आप घर घर जाएंगे, हर घर में पर्चा देने जाएंगे, हर घर में लोक संपर्क के लिए जाएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक एमएलए को चुनाव जिताने के लिए चाहता है, वो भाव से मत जाइएगा। भारत माता का एक बेटा भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए निकला है। इस देशभक्ति के भाव के साथ जाइएगा, तभी जाकर आप मतदाता के साथ अपना अनुसंधान लगा सकेंगे। क्योंकि हम राजनीति के अंदर एक कोरी सत्ता की कुर्सी पाने के लिए नहीं, हम राजनीति के अंदर सिद्धांतों का सौदा कर झूठ बोलकर बार बार जनता को दिए हुए भरोसे को तोड़कर कुर्सी पर बैठने नहीं आए। हम जनता को साथ में लेकर राजनीतिक विजय पाकर एक लोकतांत्रिक संविधान में से ताकत पाकर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी। हम दीनदयाल और श्यामा प्रसाद के कार्यकर्ता हैं। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के निकले हुए कार्यकर्ता। इस गौरव के साथ आप इस विजय अभियान में जाइए। ये लड़ाई नहीं है, ये विजय अभियान है। और इस विजय अभियान में विजय भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है, वो रणनीति पर हमें चाहिए, ऐसे भी विजय नहीं चाहिए। दिल्ली का हर नागरिक, उनके पास जाने का हमारा कर्तव्य है। दिल्ली का हर घर, उसको संपर्क करने का हमारा कर्तव्य है। ये लोकतंत्र का महोत्सव है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर है। अपने नेता का काम लोगों तक पहुंचाने का अवसर है। और दिल्ली के विकास का एजेंडा, जो हमारा एजेंडा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का अवसर है। मत मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ दीजिए, इतना तय कर लीजिएगा आपके क्षेत्र में एक भी मतदाता संपर्क विहीन न रह जाए और उसको आप निमंत्रित करिए मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। आप मेरे पास से आज सुनकर जाइएगा। आप इतना कर लेते हैं
तो दिल्ली के चुनाव के सारे रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मेरी बहुत कम बात हुई, उनसे आधा घंटा ही मैं बैठा था, मगर उनके मन में भी यही जज्बा है, यही भाव है और यही जुनून है। इन तीनों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस विजय अभियान में बहुत बड़ा है और बाद में सरकार बनने के बाद हमारा जो एजेंडा है, एक झुग्गी झोपड़ी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी इसका बहुत उपयोग है। मैं मानता हूं कि इससे हमारे अभियान को ताकत मिलेगी। मित्रों, और कुछ नहीं कहना है। आप सब लोग 7 तारीख तक अपने व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत जो आपका बिजनेस होगा, नौकरी होगी, इन सब से एक समय निकालिएगा। ऐसा सोच लीजिएगा आपके घर में कोई शुभ प्रसंग है, ये देश के लोकतंत्र का शुभ प्रसंग है, ऐसा मानकर आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस विजय अभियान में एक विजयी सैनिक के नाते लोगों के बीच में जाए, यही शुभकामनाएं। भारत माता की। The energy sector has been reformed. Coal blocks are now allocated transparently through auction. Mining laws have been changed to facilitate efficient mining.